अक्षय तृतीया आने वाली है और हम इंडियंस के लिए ये गोल्ड खरीदने का सबसे बेस्ट मौका होता है और ये सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं बल्कि हमारे लिए एक इमोशन है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो ये है कि गोल्ड का जो प्राइस है वो ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई है। तो अब गोल्ड खरीदना चाहिए या नहीं, इस समय इन्वेस्ट करें, क्या ये एक स्मार्ट डिसीजन होगा या एक रिस्क है जो हम ले रहे हैं खुद पर, मार्केट का ठंडा होने का वेट करें या अभी खरीद डालें। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। हाय अनुज जी, वेलकम टू जी बिजनेस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज जी, अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज आपके साथ जुड़ने का जो हमारा मेन मकसद है वो यही है ताकि हम सबको वो उन सारे सवालों का जवाब मिल जाए और जो भी कंफ्यूजन्स हैं कि गोल्ड खरीदे नहीं खरीदे, खरीदे तो क्या खरीदे, किस में इन्वेस्ट करें। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि क्या इस समय हमें गोल्ड जो है वो खरीदना चाहिए या नहीं। देखिए, गोल्ड अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमेशा से ही काम आता है। अगर लोगों की जेब में पैसा है तभी लोग गोल्ड परचेज करते हैं और अनसर्टेनिटी के टाइम पे भी गोल्ड बहुत काम आता है। तो अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड के भाव अगर आप देखेंगे, अगर आप पिछले 100 सालों के डेटा को देखेंगे तो गोल्ड के भाव हर साल इंक्रीज हुए हैं और काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो देखिए, अगर अनसर्टेनिटी का माहौल है, अगर आप पूरे ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि गोल्ड में हमेशा से अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कुछ प्रोपोर्शनेट गोल्ड के अंदर जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिल्कुल। तो अब एक सवाल है जो काफ़ी समय से मेरे मन में था, स्पेशली जब हम गोल्ड खरीदने की बात करते हैं अक्षय तृतीया के मौके पर। तो क्या अक्षय तृतीया के दिन पर ही मतलब जिस दिन है उस दिन गोल्ड खरीदना चाहिए या उससे पहले भी हम खरीद सकते हैं, क्या 2 दिन पहले? देखिए, हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे ऑस्पिशियस डेज हैं जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप उन दिनों में स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए, एक ट्रेडिशन भी होता है कि त्योहार के टाइम पे गोल्ड परचेज करें, जिसमें अक्षय तृतीया भी एक है, धनतेरस भी है, दीपावली भी है। तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें त्योहार, ऐसे काफी डेज आते हैं जिसमें लोग शुरुआत करते हैं। तो अक्षय तृतीया भी एक ऐसा ही दिन है जहां पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को, मीन एक नई शुरुआत करने के लिए अक्षय तृतीया को चुना जाता है। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो अक्षय तृतीया आप ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो आप अक्षय तृतीया को चूज कर सकते हैं। व्हीकल परचेज करना है तो आप अक्षय तृतीया को चूज कर सकते हैं। तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लोग एज अ ज्वेलरी भी देखते हैं, एज अ इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं, और गोल्ड अपने आप में एक ऑस्पिशियस प्रोडक्ट भी है, जिसकी वजह से लोग ये मानते हैं कि अगर आप गोल्ड परचेज करते हैं तो आपके घर में समृद्धि आती है। तो उसके चलते भी गोल्ड हम देखते हैं जनरली लोग अक्षय तृतीया पे परचेज करते हैं। तो अक्षय तृतीया का दिन है, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ऑलरेडी तो अक्षय तृतीया के दिन भी उनको खरीदारी करनी चाहिए। अगर नहीं किया हुआ है तो भी उनको अक्षय तृतीया के दिन कुछ क्वांटिटी एज अ मुहूर्त के तौर पे खरीदारी करना चाहिए। तो मतलब आपका ये सजेशन है कि उस दिन ही खरीदा जाए, वो सबसे बेहतर रहता है। देखिए, हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग तो अगर किसी को परचेज करना, मीन अगर किसी को गोल्ड परचेज करना तो वो एक दिन रुक के अक्षय तृतीया वाले दिन ले सकते हैं कि भाई इनको परचेज करना तो ले सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि भाई मेरे को आज ही लेना है, तो गोल्ड तो देखिए अपने आप में शुद्ध आइटम है, एक प्योर आइटम है, तो उसको आप कभी भी ले सकते हैं। बट हाँ, अगर आप अक्षय तृतीया को लेते हैं तो वो एक ट्रेडिशनल फॉलो होता है कि आपने एक ट्रेडिशनल फॉलो किया है और एक आपने नई चीज का आगाज किया है। तो ये चीजें जो है अक्षय तृतीया के दिन लगता है कि आपको करना चाहिए। तो एक ऑस्पिशियस डे भी है और एक आप ऑस्पिशियस वस्तु भी लेने जा रहे हैं, एक प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, तो उससे बेहतर दिन नहीं हो सकता। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा। अक्सर प्राइस को लॉक करने के लिए हम गोल्ड को या सिल्वर को प्री बुक कर देते हैं, तो क्या ये सच में बेनिफिशियल होता है या नहीं? देखिए, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे 2026 के, अगर मैं जनवरी की बात करूं तो उस टाइम पे बहुत अच्छी वॉलिडिटी हमने गोल्ड में आती हुई देखी थी। गोल्ड का भाव ऑलमोस्ट 1,80,000 तक के लेवल पे चला गया था, करीबन इंटरनेशनल $5600 तक चला गया था। इवन सिल्वर का भाव करीबन 4,20,000 चला गया था और इंटरनेशनली $120 तक चला गया था। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि गोल्ड का भाव आगे बढ़ेगा या सिल्वर का भाव आगे बढ़ेगा और हमको अगर अभी प्राइस कम मिल रहा है तो हम उसको प्री बुक कर सकते हैं। देखिए, ये आप प्री बुक आप एक्सचेंज के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको ज्वेलर भी ऐसी फैसिलिटी देता है कि आप अपना जो प्राइस है उसको आप लॉक इन कर सके, जिससे कि आपको अगर आगे प्राइस बढ़ता हुआ दिख रहा है तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो प्री बुक फैसिलिटी
एक्सचेंज भी देता है और ज्वेलर भी देता है। तो आपको अगर लगता है कि आपको गोल्ड फिजिकल में लेना है और आपका ज्वेलर आपको प्री बुक की फैसिलिटी दे रहा है, तो उसको जरूर यूज करना चाहिए। और आपको लगता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा आगे फ्यूचर्स में, बिल्कुल। तो एंड स्पेशली मुझे लगता है वो परिवार जो आगे 1-2 साल में शादी है या मतलब उनको ज्वेलरी फिज़िकल में चाहिए, तो आई गेस इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन अगर मुझे कम प्राइस पे मिल रहा है। सर, अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है जब हम गोल्ड को खरीदने की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि मैं क्या खरीदूँ? मैं ज्वेलरी खरीदूँ, मैं सिक्के यानी कॉइन्स खरीदूँ, मैं वो बिस्किट्स खरीदूँ, बार्स खरीदूँ या मैं डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करूँ? तो एज़ एन एक्सपर्ट आपका क्या सजेशन है? सबसे बेहतर ऑप्शन जो विकल्प है वो क्या है? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे लगता है कि ज्वेलरी तभी लेनी चाहिए जब रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि ज्वेलरी को आप वापस नहीं बेच सकते। मीन्स आपको लगता है कि आपको ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट है तो आप ज्वेलरी परचेज कीजिए। अगर आपको लगता है कि ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप ज्वेलरी परचेज मत कीजिए। आप उसमें बार ले लीजिए, उसका कॉइन ले लीजिए, जिसको आप इजीली मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। क्योंकि जब ज्वेलरी घर में आती है तो उसमें क्या होता है, उसमें मेकिंग चार्जेस भी होते हैं। तो जब आप उसको बेचने जाएंगे तो ज्वेलर उसके मेकिंग चार्जेस भी काट लेगा, तो आपको अल्टीमेटली वो नुकसान वाला प्रोडक्ट है। तो ज्वेलरी के बदले आप ज्वेलरी ले सकते हैं, बट ज्वेलरी को अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं तो दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दैट इज अ डेट प्रोडक्ट। बट आपको अगर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करना है गोल्ड के अंदर, तो गोल्ड में आप फिजिकल में गोल्ड का बार ले सकते हैं, कॉइन ले सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ आप ले सकते हैं, क्योंकि दैट इज ऑल्सो प्रोडक्ट और काफी अच्छा प्रोडक्ट है। और एक्सचेंज के थ्रू भी आप गोल्ड बाय करके चल सकते हैं। डिजिटल गोल्ड की अगर बात करें तो हाउएवर इट इज नॉट अ रेगुलेटेड प्रोडक्ट, तो हम उसको तो सपोर्ट नहीं करते हैं। बट हाँ, अगर आप एक्सचेंज के थ्रू ले रहे हैं तो आप एक्सचेंज के थ्रू लेके उसको डीमैट में रख सकते हैं। आप गोल्ड ईटीएफ को बाय करके उसको डीमैट में रख सकते हैं, उसको आगे गिफ्ट भी कर सकते हैं। और फिजिकल में तो आप गोल्ड बार कॉइन ले ही सकते हैं, और ज्वेलरी तब ले जब आपको रिक्वायरमेंट, जब ज़रूरत हो। तो अनुज जी, जब हम गोल्ड को परचेज़ करने की बात करते हैं, अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से जब से मैं देखती आ रही हूँ, गोल्ड इज़ समथिंग जो हर साल मेरे घर पर आता है। कोई छोटा फंक्शन हो, बड़ा फंक्शन हो, किसी की शादी हो और व्हाटएवर इट इज़। तो मुझे ये जानना है, क्या आज के टाइम पर भी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, करंट टाइम की बात करें, तो क्या गोल्ड अभी भी एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसको मतलब देखा जा सकता है, या अब ये सिर्फ एक इमोशनल परचेज़ रह गया है? देखिए, गोल्ड पहले इमोशनल था, अब इसमें इन्वेस्टमेंट का फ्लेवर ऐड हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो लोगों ने गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। मींस अगर हम बात करें तो आप इन्वेस्टर, चाहे वो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर हो, चाहे वो इक्विटी का इन्वेस्टर हो, चाहे वो एफडी का इन्वेस्टर हो, सभी लोग गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। एटलीस्ट 15 से 20% लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को जगह दी है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। हम देख रहे हैं इसकी वजह से गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। फिजिकल मार्केट के अंदर गोल्ड और सिल्वर की काफी अच्छी खरीद हमने मार्केट्स में होती हुई देखी है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो हम देख रहे हैं कि गोल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे तो इमोशनल के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी ऐड होता हुआ दिखाई दिया है। लोगों ने काफी हद तक अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर को ऐड किया है और एक इन्वेस्टमेंट का जरिया बनाया। बिल्कुल, तो मतलब अभी भी जो लोग गोल्ड खरीद रहे हैं या खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उनको कंटिन्यूअसली ये करना चाहिए। अच्छा सर, अब एक बहुत ही ज़रूरी सवाल जो मुझे लगता है कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी के मन में ये ज़रूर होगा। जब हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो सबसे पहला एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है 22 कैरेट और 24 कैरेट। जबकि हम सभी जानते हैं कि 24 कैरेट में ज्वेलरी नहीं बनती, बट फिर भी इसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे सवाल रहते हैं। अब मेरा पहला सवाल ये है कि 24 कैरेट का गोल्ड है या वो 22 कैरेट का है, इसको पहचानना जो है, इसको चेक हम कैसे कर सकते हैं, ताकि और इसके अलावा मतलब जब हम गोल्ड लेने जाते हैं तो काफ़ी बार हमें पता ही नहीं होता है और हमारे साथ कोई स्कैम हो जाता है या कोई चीटिंग हो जाती है। तो ऐसी वो क्या टिप्स है जो आप हमें बता सकते हैं? 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड को हम कैसे पहचानें, उसको लेकर अगर आप कुछ टिप्स हमें दें, सो दैट हमारे साथ चीटिंग ना हो। देखिए, अगर आप किसी भी ज्वेलर के पास जाते हैं और आप गोल्ड परचेज करते हैं, अगर आपको बोलता है कि वो 22 कैरेट है या 24 कैरेट है, तो आप उससे सर्टिफिकेट ले सकते हैं और आप उसकी टेस्टिंग करा सकते हैं। और ये आपका राइट है कि आप किसी भी ज्वेलर के पास जाएं, जब भी आप कोई परचेज करें तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि ये गोल्ड के अंदर जो क्वालिटी है वो 22 कैरेट की है, 24 कैरेट की। तो इसमें बिल्कुल भी संशय करने की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको 24 कैरेट का गोल्ड नहीं मिला या 22 कैरेट का गोल्ड नहीं मिला है, तो आप उसको टेस्ट करा सकते हैं और ऑन द स्पॉट
आप उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि जो भी आपने गोल्ड लिया है वो 24 का 22 कैरेट का। दूसरी बड़ी बात, जब भी आप ज्वेलर के पास जाएं तो आप उससे पक्का बिल लें जिसमें पूरा वो मेंशन होता है। उसमें आपको HUID नंबर मेंशन होता है ज्वेलरी का, उसमें आपकी क्वालिटी मेंशन होती है और प्राइस मेंशन होता है, जो कि आपको लंबी अवधि तक एक सपोर्ट रखता है कि आपने जो गोल्ड लिया है वो प्योर क्वालिटी का गोल्ड लिया है। ग्रेट। और एनी सिंबल्स जैसे BIS की तरफ से होता है या हॉलमार्किंग का, तो वो कौन कौन से सिंबल है जो अगर मैं ज्वेलरी खरीद रही हूँ तो वो मुझे चेक करने ही करने चाहिए? देखिए, एक तो हॉलमार्क तो लगता ही है गोल्ड के ऊपर, जो कि आपको शुद्धता का एक निशान प्रतीक होता है। है। साथ में आप HUID होता है, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि HUID नंबर में एक नंबर होता है। अगर आप उस नंबर को डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ज्वेलरी कितने कैरेट में बनी है, किस ज्वेलर ने बनाई है। तो आप उसकी पूरी चैन ट्रैक कर सकते हैं कि ये कहाँ से बना है, कितनी क्वालिटी का बना है, और आप उसको आगे के लिए भी संभाल के रख सकते हैं। तो आपको ये पता रहेगा। और ये हिस्टोरिकली भी है, मीन्स आपने सपोज आज गोल्ड लिया है और आपके पास HUID नंबर है, आपको अगर 10 साल बाद अगर आप भूल गए हैं तो आप वो HUID नंबर डाल के ट्रैक कर सकते हैं कि 10 साल पहले ये ज्वेलरी किस ग्राम की बनी थी, कितनी क्वालिटी की बनी थी और किस प्राइस में आपने ली थी और किस ज्वेलर से ली थी। तो उससे पूरा ट्रैक हो सकता है। तो इसलिए HUID नंबर जो होता है वो आपको लेना मैंडेटरी है। अगर आपको ज्वेलर नहीं देता है तो आप उसे मांग सकते हैं कि भाई मेरे को इसको HUID आप करा के दीजिए, जिससे कि आप इसको हिस्टोरिकली भी चेक कर सकें। ग्रेट। तो अब अगर हम, क्योंकि हम इन सब चीज़ों की बात कर ही रहे हैं, तो अब अगर हम हिडन चार्जेस की बात करें तो ऐसे कोई स्पेसिफिक हिडन चार्जेस हैं कि अनुज जी, जो एक कस्टमर को चेकआउट ज़रूर करने चाहिए, मतलब उन पे नज़र रखनी चाहिए कि क्या क्या चार्जेस हैं जो यूजली हम मिस कर देते हैं? देखिए, जब भी मार्केट में जाएं तो MCX का जो प्राइस होता है, MCX एक्सचेंज है, उसका आप प्राइस जरूर लेके जाएं। उससे आप ट्रैक कीजिए कि वो आपको क्या भाव दे रहा है। तो जनरली हम देखते हैं कि एक्सचेंज और फिजिकल के भाव में करीबन, अगर हम गोल्ड की बात करें तो 1500 से लेकर 2000 के बीच का डिफरेंस होता है, क्योंकि प्राइस काफी बढ़ गए तो इतना डिफरेंस आपको मिलेगा। उसके साथ प्लस अगर आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो आपको मेकिंग चार्जेस भी इसमें ऐड होते हैं, जो कि करीबन 5 से लेकर 10% के बीच में होते हैं। तो वो आप ज्वेलरी जब आप लेंगे तो आपको मेंशन करेगा कि आपने कितने ग्राम गोल्ड लिया है, गोल्ड का बेस प्राइस क्या है और प्लस उसमें कितने मेकिंग चार्जेस है। तो वो सब डिटेल आपको उसके पूरे बिल पे मिलती है। तो आपको एक ये पता होना चाहिए कि आज गोल्ड का भाव क्या है। उसके लिए आप MCX का रेफरेंस प्राइस लेके जा सकते हैं, जिससे कि आप ये आइडिया लगा सकते हैं। सपोज अगर आज गोल्ड का भाव 1,45,000 चल रहा है, तो अगर आप ज्वेलरी की शॉप पे जाते हैं, अगर वो आपको बोल रहा है 1,46,000 या 1,46,500, तो आप ट्रैक कर सकते हैं, हाँ ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर ये भाव चल रहा है। बट अगर वो आपको 1,50 बोल रहा है, इट मीन्स कि ज्यादा प्राइस बोल रहा है, तो आप उसको बार्गेनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब क्योंकि अक्षय तृतीया है और आई एम श्योर कल बहुत सारे लोग हैं जो गोल्ड खरीदने जाएंगे, तो आई वांट टू नो कि व्हाट डू यू सजेस्ट, लमसम लेना बेटर ऑप्शन है या SIP के थ्रू हम ले सकते हैं? मतलब व्हाट इज द बेटर ऑप्शन? देखिए, अगर आपको फिजिकल की रिक्वायरमेंट है गोल्ड की तो आप फिजिकल में लें, स्मॉल क्वांटिटी में लें। अगर आपको फिजिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गोल्ड ETF में जाएं, जहां पर आप बहुत छोटी क्वांटिटी भी ले सकते हैं, आप बड़ी क्वांटिटी भी ले सकते हैं और हर महीने SIP का फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें सारे आपके पर्पस सॉल्व होते हैं, क्योंकि SIP का भाव भी एज पर द गोल्ड ही ऊपर नीचे होता है। तो वो एक तरीके से आप डिजिटल गोल्ड टाइप से ही आप लेके चलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको गोल्ड फिजिकल लेना है, किसी को होता है कि भाई गोल्ड फिजिकल से प्यार होता है तो आपने गोल्ड फिजिकल से ले लिया, बट आपको लगता है कि नहीं मेरे को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको डीमैट में रखना है, तो आप गोल्ड ETF ले सकते हैं, जिसमें आप हर महीने कुछ क्वांटिटी ऐड करके उसको एक लंबी इन्वेस्टमेंट का जरिया बना सकते हैं। सो नाउ माई लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि साल 2026 है तो इस साल जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी निवेशक हैं, वो अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक करेक्ट एलोकेशन क्या होना चाहिए गोल्ड का हमारे पोर्टफोलियो में? देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए बहुत अनसर्टेनिटी हमने देखी है 2025 में भी, 2026 में भी, तो मुझे लगता है कि गोल्ड को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 15 से 20% आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का पार्ट होना चाहिए। आइदर आप सिल्वर भी ले सकते हैं, आप गोल्ड भी ले सकते हैं, बट गोल्ड का पार्ट होना चाहिए 15 से 20%, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आपका कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा तो ये परफॉर्म करेगा, और अगर इक्विटी मार्केट या आपके अदर पोर्टफोलियो में कुछ भी गिरावट आती है तो ये आपको हेज प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली गोल्ड इज अ इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ हेजिंग। तो आपको लगता है कि अगर कुछ अनसर्टेन चल रहा है तो गोल्ड आपको अच्छे रिटर्न निकाल के देगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच अनुज जी। एंड आई एम श्योर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हम सबको ये क्लैरिटी तो अब मिल गई है कि अगर अक्षय तृतीया पे हम गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आपकी ज़रूरत से जुड़ी ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए देखते रहें जी बिजनेस।